नमस्कार, मंजू.फिटनेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया प्राणायाम के बारे में विस्तार से, प्राणायाम क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और प्राणायाम के प्रकार के बारे में। एक्चुअली जब तक हम बेसिकली नहीं जानेंगे कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे इनका किस आधार पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तब तक हम जब उसके करेंगे प्राणायाम तो उसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम समझेंगे फिर हम करेंगे। जब तक किसी चीज को नहीं समझेंगे उसकी करने की बारी नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको समझाऊंगी भी पहले प्राणायाम के प्रकार कैसे हैं और फिर हम धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली भी प्राणायाम बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम। एज पर अवर स्क्रिप्चर्स, घेरंड संहिता, महर्षि घेरंड जी ने प्राणायाम को 8 भागों में विभक्त किया है, जो कि है सहित कुंभक, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एवं पलावनी। तो जो ये इतने सारे क्यों हैं, इसका आधार क्या है? इनका क्लासिफिकेशन का बेस है कि कोई तो प्राणायाम हीट जनरेट करता है, कोई ठंडक देता है, प्रोवाइड कूलनेस, और कोई हमें रिलैक्सेशन देता है, और कोई बैलेंस करता है। इनमें से कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे ठंडक या गर्म का कोई रोल नहीं होता है। वो जैसे नर्वस सिस्टम के जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, जो दोनों को बैलेंस करता है और हीट को भी बैलेंस करता है। तो इस तरह से इसका रोल होता है कंप्लीट बॉडी में। तो जैसे कि नाड़ी शोधन जो होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। जैसे रिलैक्सेशन है तो ये भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी में आएंगे। तो जो ठंडक वाला है वो शीतली वाला होता है। जो हीट वाला होता है जैसे सूर्यभेदी हुआ, उज्जयी, भस्त्रिका, ये हीट जनरेट करने वाले होते हैं। तो जैसे सूर्यभेदी का अगर ऑपोजिट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं चंद्रभेदी, वो ठंडक वाला हो जाता है। एक्चुअली ये ठंडे और गर्म का अगर हमें मालूम होगा तो हम जैसे प्राणायाम करते हैं तो कईयों का सर चकराने लगता है, तो वो क्या मिस्टेक करते हैं, गर्म प्राणायाम के बाद एक और ही जो हीट जनरेट करने वाला होता है वो करने लग जाते हैं। कपालभाति किया फिर भस्त्रिका कर लिया, तो बीच में एक नॉर्मल वाला करेंगे तो ऐसा सब नहीं होगा। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा हीट देता है और कौन सा ठंडक देता है। तो पहले सबसे हम जानते हैं सहित कुंभक के बारे में। इसको हम नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि जब हम नाड़ी शोधन या फिर जब मंत्र के हिसाब से करते हैं तो उसे सगर्भ कहेंगे, और इस जब मात्रा के हिसाब से मीन्स जब काउंटिंग के हिसाब से हम करते हैं तो उसे हम निगर्भ कहेंगे। इसमें बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कोई नॉर्मल मंत्र भी हम जो कुछ भी कर सकते हैं इसमें, तो इसमें मंत्र, इसमें मात्रा काउंटिंग के हिसाब से करते हैं, सगर्भ निगर्भ, मंत्र प्रयोग मात्रा। जो इसका एक और क्लासिफिकेशन है नाड़ी शोधन या सहित कुंभक, जिसे हम कह सकते हैं। कुंभक जिसमें जब आ गया तो इसमें कुंभक तो सब में रहेगा ही रहेगा इस वाले प्राणायाम में, क्योंकि पूरक, रेचक और कुंभक ये मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया था प्राणायाम की बेसिक जानकारी के दौरान। तो कुंभक मीन्स इंटरनल रिटेंशन और एक्सटर्नल रिटेंशन भी होती है कुंभक। तो यहाँ जनरली हम इंटरनल रिटेंशन से हमारा तात्पर्य है। तो कुंभक की भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल से वीडियो में। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका क्लासिफिकेशन नाड़ी शोधन का समय भेद के अनुसार, मीन्स कुंभक की कितनी देर के लिए हम करते हैं। अगर हम ज्यादा देर के लिए करते हैं, जैसे 50 सेकंड्स के लिए, तो उत्तम श्रेणी में आता है, और 33 सेकंड्स के लिए करते हैं तो वो मध्यम श्रेणी में, और 16 सेकंड्स के लिए तो वो कनिष्ठ श्रेणी में। तो इसमें कुंभक की मात्रा का डिफरेंस है। बट ये जो मात्रा दी गई है ना कनिष्ठ, जिसे सबसे निम्न कोटि का कह दिया गया है, ये बहुत पहले के योगियों के युगों के हिसाब से था। लेकिन आज की डेट में 16 सेकंड्स का कुंभक उत्तम श्रेणी का ही माना जाता है। इवन इसको और इजी करने के लिए तो इसको 4 सेकंड्स का कुंभक भी हम करते हैं। तो ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन या फिर सहित कुंभक के बारे में, और इनका हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और क्लासिफिकेशन तो इसका नहीं है, सिर्फ एक शीतली का है। शीतली 3 तरह से कर सकते हैं, शीतली, शीतकारी एवं दंतकारी।
तो ये हुआ प्राणायाम के प्रकार के बारे में हमने जाना। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी कपालभाति का, अनुलोम विलोम का, उद्गीत या फिर से ओंकार जप हम जिसे कहते हैं उनका नाम नहीं आया है। चंद्रभेदी प्राणायाम जो होता है उसका भी नाम कहीं नहीं आया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये है चंद्रभेदन, उद्गीत और नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन तो इसी को ही हम कह देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। और जो ये है ये एक्चुअल प्राणायाम को कैटेगराइज नहीं किया गया है, लेकिन आज की डेट में इनको हम प्राणायाम मान लेते हैं। बात रही कपालभाति की, कपालभाति हम इसको प्राणायाम मान लेते हैं, बट एक्चुअली दिस इज षटकर्म क्रिया, क्लींजिंग टेक्निक्स जो होती हैं हमारी 6, नेति, धोती, वस्ती, नोली, त्राटक, कपालभाति, तो उसमें इसका जिक्र आता है। बट प्राणायाम में आज की डेट में इसको शामिल करने लगे हैं, किसी किसी बुक में भी इसको प्राणायाम में शामिल किया गया है, बट एक्चुअली ये क्लींजिंग टेक्निक है। बट सांसों के थ्रू इसमें क्लींज करते हैं हम अपने फ्रंटल को, कपाल को, तो इसीलिए इसको सांस के थ्रू करते हैं, इसीलिए इसको प्राणायाम की श्रेणी में डाल दिया गया है। अनुलोम विलोम आप कहेंगे कहीं नहीं आया इसमें नाम, तो वो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन उसमें नहीं है अनुलोम विलोम का नाम, लेकिन आजकल की जो बुक्स हैं उनमें अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन अलग अलग कर दिया गया है। बेसिकली जो प्राणायाम है वो नाड़ी शोधन ही है, लेकिन अनुलोम विलोम में थोड़ा सा जो आजकल की बुक्स में दिया गया है वो यही है कि अनुलोम विलोम में हम कुंभक नहीं लगाते। जो मैंने आपको बताया सहित कुंभक, इसमें हमने कुंभक लगाते हैं, और लेकिन जो अनुलोम विलोम है जब नाड़ी शोधन को बिना कुंभक के करते हैं तो वह अनुलोम विलोम कहलाता है। तो ये चीज थोड़ा सा समझने की है, इसमें कुंभक नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्राणायाम के प्रकार के बारे में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे एक प्राणायाम के बाद हमें दूसरा चूज करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि दोनों हीट वाले कंटिन्यूस ना करें। अगर जो रेगुलर करते हैं तो उनकी बात अलग है, तो वो प्रैक्टिस हो जाती है, वो हीट वाला करने, जैसे कपालभाति किया, भस्त्रिका कर लिया, उज्जयी कर लिया, तीनों हीट वाले हैं। तो लेकिन जो एक लर्नर है, बिगिनर है, वो अगर इनको ऐसे से करेगा तो उसको सिर में चक्कर या फिर ज्यादा हीट जनरेट हो सकती है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्राणायाम में इंटरेस्ट रखते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, तो पहले उसको समझना भी जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे, अभी हम पहले ब्रीदिंग के बारे में जानेंगे कि ब्रीदिंग को हम कैसे ध्यान में रखना चाहिए, धीरे धीरे फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आशा है आपको ये सब मेरा डेटा और ये सब मेरी मेहनत आपको काम आ रही होगी। थैंक यू। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।